नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम्स स्टडी में। मेरा नाम है लोकेश कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस के ये 25 नहीं 20 प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। लाइव क्लास होती है वैसे हमारी 9 बजे डेली, बट आज आपको रिकॉर्डिंग क्लास दी जा रही है। अच्छा, साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमारी आने वाली वीडियो आती है। मतलब वीडियो जो है हमारी आने वाली है आपको पहले से ही पता चल जाए, अपडेट हो जाए आपको पहले से ही। वीडियो को पूरा देख लेना एक बार। 20 प्रश्न हम पढ़ेंगे। यदि प्रश्न आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना ज़रूर। साथ ही साथ शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में। फटाफट से आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास की तरफ। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन सांस्कृतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? बस्तियां, रेल मार्ग, जलवायु या फिर नहरें? कौन सा ऐसा है जो सांस्कृतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? बताएंगे सभी, मुझे आंसर बताएंगे फटाफट से। बस्तियां हैं, रेल मार्ग है, जलवायु या फिर नहरें हैं जो सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है। देखिए दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो जलवायु होता है वो सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं होता। बाकी जो आपकी बस्तियां हैं, रेल मार्ग हैं या फिर जो नहरें हैं, ये आपके सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा होती हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली निर्भर करती है उपभोक्ता पर, स्वपोषित पर, वियोजक पर या फिर ऊर्जा प्रवाह पर? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसकी जो पूरी कार्य प्रणाली है वो ऊर्जा प्रवाह पर डिपेंड होती है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह आप जानते हैं 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। और ये जो नियम था, ये नियम किसने दिया था? ये नियम दिया था लिंडेमान ने। लिंडेमान ने दिया था ऊर्जा का 10% प्रवाह वाला नियम। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। जब एक ही भोजन की कई भोजन श्रृंखला बन जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जब एक ही भोजन की कई सारी भोजन श्रृंखलाएं बन जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भोजन तंत्र, भोजन जाल, भोजन प्रक्रिया या फिर भोजन संश्लेषण? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भोजन जाल हम उसे कहते हैं, भोजन जाल। प्रश्न नंबर हमारे सामने 4 है। खरगोश किस श्रेणी का उपभोक्ता है? भाई खरगोश हमारा आता किस श्रेणी में है? खरगोश हमारा स्वयपोषी होता है क्या, या फिर शाकाहारी होता है क्या, या फिर अपघटक या फिर मांसाहारी? देखिए, स्वयपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि होते हैं पौधे, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो आते हैं स्वयपोषी में। शाकाहारी वो होते हैं जो हमारे पेड़ पौधों को खाते हैं, शाकाहारी में आते हैं वो सभी। मांसाहारी जो जीव जंतुओं को मार के खा जाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। और अपघटक होते हैं जो डेड बॉडी को मिट्टी में मिला देते हैं। जो हमारे मृत जीव होते हैं उन्हें मिट्टी में मिलाने वाले, जो उन्हें खाते हैं, वो होते हैं हमारे अपघटक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा खरगोश होता है वो शाकाहारी होता है। प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने है। हरी वनस्पतियां सौर ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग का उपयोग कर पाती हैं? भाई, जो हरी वनस्पतियां होती हैं वो जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिल रही है, जिसके सहायता से प्रकाश संश्लेषण होता है कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और सूर्य की ऊर्जा से, तो उस सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत पार्ट होता है जिसका वो यूज करती हैं हरी वनस्पतियां, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं? 1%, 2%, 98% या फिर 70%? तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ और सिर्फ 8% ही यूज होती है सौर ऊर्जा उन पेड़ पौधों के द्वारा। गलती से भी 98 मत बता देना, समझ रहे हैं मेरे दोस्त? सिर्फ 8% यूज होती है हरी वनस्पतियों के द्वारा। प्रश्न नंबर 6 हमारे सामने है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर कब हुई थी? जो राष्ट्रीय कृषि आयोग था उसकी राष्ट्रीय स्तर पर कब स्थापना हुई थी, ये हमें बताना है। बताइए फटाफट से, मुझे आंसर दीजिए एक बार। कमेंट में मुझे आंसर डाल दीजिए फटाफट से। 1950 में हुई थी, या फिर 1970 में हुई थी, या फिर 1980 में हुई थी, या फिर हुई थी आपके 1990 में? सभी मुझे आंसर देंगे बहुत जल्दी से, बहुत ही जल्दी से आंसर देंगे मुझे सभी। फटाफट से बताइए किस सन में हुई थी जो आपका राष्ट्रीय कृषि आयोग है, इसकी स्थापना किस सन में हुई थी, ये हमें बताना है। बहुत ही जल्दी से, बहुत जल्दी से। बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से आंसर दीजिए सभी, सभी मुझे आंसर दीजिए बहुत जल्दी से।
देखिए राष्ट्रीय कृषि आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 1970 में, 1970 में हुई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। समुद्र के 1 लीटर जल में नमक की मात्रा कितनी होती है भाई? जो समुद्र में पानी होता है, जो समुद्र में जल पाया जाता है, उसका 1 लीटर पानी हम ले लें तो उसमें हमें कितना साल्ट मिलेगा, कितना हमें नमक मिल जाएगा। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। NaCl होता है, आप सभी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड आप इसे कहते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा? 25 ग्राम, 30 ग्राम, 35 ग्राम या फिर 40 ग्राम? बताइए फटाफट से। सही आंसर है हमारा 35 ग्राम। 1 लीटर जल में कितनी मात्रा होती है? 35 ग्राम नमक की मात्रा होती है। एक प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य मानव जो है वो 1 लीटर पानी में कितना नमक सहन कर सकता है? तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 ग्राम नमक सहन कर सकता है 1 लीटर पानी के अंदर। यदि उससे ज़्यादा नमक पिलाएंगे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, स्वास्थ्य को खतरा भी हो सकता है। सिर्फ 5 ग्राम, सिर्फ 5 ग्राम से ऊपर नमक की मात्रा सहन नहीं कर सकता है मेरे दोस्त, जो मनुष्य होता है। प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फटाफट से। प्रश्न नंबर 8 हमारे सामने। अंडे में लगभग कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? जो अंडा होता है, सर्दियों में बड़े स्वाद से अंडा खाते हैं बहुत सारे व्यक्ति, तो कितने प्रतिशत जल होता है अंडे के अंदर? 40 होता है, 74 होता है, 95% या फिर 90%? बहुत ही बढ़िया, बहुत जल्दी से आंसर दीजिए मुझे सभी। कितने प्रतिशत जल पाया जाता है अंडे में? बताइए फटाफट से, अंडे में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, ये हमें बताना है। राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 74% जल पाया जाता है। वृक्षों में, पेड़ पौधों में कितना होता है? 40% होता है। पौधों में 40% होता है, पौधों में 40%। और 95% किस में होता है? टटड़ी में होता है, जो आप खाते हैं ना गर्मियों में, उसमें 95% जल होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 74% जल पाया जाता है अंडे में। प्रश्न नंबर 9 हमारे सामने है। भारत के किस राज्य में कोयले के भंडार नहीं मिलते हैं? पश्चिम बंगाल में नहीं मिलते, झारखंड में नहीं मिलते, कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में? हमें बताना है नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में नहीं मिलते। क्या मिलता है वहाँ पे? सोना मिलता है वहाँ पे सोने की बहुत सारी खदानें मिलती हैं कर्नाटक के अंदर, उसमें कोयला नहीं मिलता है कर्नाटक राज्य में, और तीनों राज्यों में मिलता है। प्रश्न नंबर हमारे सामने 10। विश्व खाद्य सम्मेलन कब हुआ था? भाई बताइए फटाफट से। विश्व खाद्य सम्मेलन, जो वर्ल्ड, क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे वर्ल्ड वर्ल्ड फूड वर्ल्ड फूड समिट। ये कब हुआ था? वर्ल्ड फूड समिट जो हुआ था आपका विश्व खाद्य सम्मेलन, 1992 में, 1994 में, 1996 या 1998? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1996 में हुआ था विश्व खाद्य सम्मेलन। साथ ही साथ 1992 में क्या हुआ था? 1992 में हुआ था आपका पृथ्वी सम्मेलन। क्या हुआ था 1992 में? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और ये हुआ कहाँ पे था? तो ये ब्राज़ील देश के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1996। चलते हैं फटाफट से प्रश्न नंबर 11। FAO की स्थापना कब हुई थी? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम यह है। क्या है इसका पूरा नाम? ये भी पूछ लिया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1943, 1945, 1947 या फिर 1949 में? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? बी आंसर राइट है हमारा, 1945 में स्थापना हुई थी इसकी। चलते हैं प्रश्न नंबर 12। जल संचयन की जामुई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जामुई प्रणाली का उपयोग किया जाता है? जामुई प्रणाली फेमस है वहाँ पे, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान है? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल है जिस राज्य में जामुई प्रणाली प्रचलित है, पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। याद रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13। डेल्टाई वनों का मुख्य वृक्ष क्या है? जो हमारे डेल्टाई वन होते हैं उनमें मेन रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ये हमें बताना है। आंसर दीजिए फटाफट से सभी। किस तरह के वन उसमें पाए जाते हैं? भाई चंदन वन पाए जाते हैं, या फिर पाइन वन पाए जाते हैं, या फिर सुंदरी, या फिर सिल्वर फर नाम से जो वन होते हैं वो पाए जाते हैं? बताएंगे सभी मुझे फटाफट से, बहुत ही जल्दी से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, जो सुंदरी होते हैं, सुंदरी वृक्ष जो होते हैं वो डेल्टाई वनों में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14। चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? चंदन के सर्वाधिक वृक्ष, चंदन एक ऐसा पौधा होता है जिसपे सांप लिपटा रहता है, आपने पढ़ा होगा पहले भी। जो चंदन होता है और ठंडा होता है या शीतल होता है, तो आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा।
कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में? भाई फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो और सब्सक्राइब भी यदि अभी नहीं किया चैनल आपने तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा वृक्ष। प्रश्न नंबर 15, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान, देखिए पीएच मान आपको याद रखना है, यदि 7 से नीचे है तो चीज़ें क्या होती हैं? अम्लीय होती हैं, और 7 से ऊपर है तो चीज़ें क्या होती हैं? क्षारीय होती हैं। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ना तो वो ऊपर होता है ना नीचे होता है, वो कितना होता है हमारा? 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। एक प्रश्न यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि जो आपका ब्लड होता है तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। पवन ऊर्जा के लिए वायु की स्पीड मिनिमम कितनी होनी चाहिए? पवन ऊर्जा, जो पवन चक्की होती है आपकी, जो पवन चक्की होती है, इस तरह की जो पवन चक्की होती है उसमें ऐसे ऐसे होती है, उसके लिए कितनी जो है वो होनी चाहिए? वायु होनी चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 12 या फिर 16? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होनी चाहिए हवा की, तभी जो पवन ऊर्जा है आप बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारे सामने, सौर ऊर्जा से कौन सा कार्य संभव नहीं है? पानी उबालना, प्रकाश विद्युत, शव दहन या फिर खाना बनाना? तो सौर ऊर्जा से आप देखिए तीनों काम कर सकते हैं, पानी भी उबाल सकते हैं, प्रकाश विद्युत भी, भोजन भी बना सकते हैं, लेकिन शव दहन जो है ये आपका संभव नहीं है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, शव दहन संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 18, वन संरक्षण अधिनियम किस सन में आया? भाई जो वन संरक्षण अधिनियम था वो किस सन में आया था? 1972 में आया था, या फिर आपके 1980 में आया था, या फिर आया था आपके 1984 में, या फिर आया था 1992 में? बताइए फटाफट से। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम। 1972 में क्या हुआ था? प्रथम जो पर्यावरण सम्मेलन था वो हुआ था, प्रथम पर्यावरण सम्मेलन, और वो कहाँ पे हुआ था आपका? वो हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था प्रथम पर्यावरण सम्मेलन, सबसे पहले 1972 में। 1992 में मैंने अभी बताया है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आपका ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में, पृथ्वी सम्मेलन। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। जैव विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका संभव है? किस चीज़ के द्वारा जैव विविधता नष्ट हो सकती है? पानी के द्वारा, मिट्टी, पौधे, पॉलीथीन? देखिए ये तीनों तो सहायता करते हैं, पानी, मिट्टी और पौधे भी, लेकिन नष्ट हो सकती है पॉलीथीन के द्वारा। जैव विविधता जो है वो पॉलीथीन के द्वारा नष्ट हो सकती है। बहुत सारे जानवर पॉलीथीन को निगल जाते हैं जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है, जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए पॉलीथीन पे बैन है। प्रश्न नंबर 20 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस गैस से ओजोन परत का क्षय नहीं होता? कौन सी गैस ऐसी है जो ओजोन परत के लिए हानिकारक नहीं होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर आपके CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर N2O जो आपके नाइट्रस ऑक्साइड है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे ओजोन परत का क्षय नहीं होता है। चलिए ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न पसंद आएंगे बढ़िया से। यदि आते हैं पसंद तो हमारे साथ में रोजाना जुड़िए फटाफट से। 9 बजे लाइव क्लास होती है हमारी, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दूसरे दोस्तों के साथ में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।